हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टोपिया। आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर CSIR SO एंड ASO 2024 फरवरी में ये एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है और उसके हिसाब से कि इस एग्ज़ाम को हम कैसे प्लान करें, इस एग्ज़ाम को कैसे इसकी एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी हो, कैसे इसको अप्रोच किया जाए, आज हम उस पर डिटेल्ड रूप में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो एग्ज़ाम की जो डिटेल्स हैं, लाइक कब फॉर्म निकले हैं, कब फॉर्म की लास्ट डेट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 8/12/2023 इस एग्ज़ाम की जो है वो स्टार्टिंग डेट थी फॉर्म भरने की। उसके बाद हमारी जो 12 जनवरी 2024 जो होगी वो हमारी लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। 14 तारीख तक आप फीस भर सकते हैं और फरवरी 2024 में टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन है। ठीक है, रिगार्डिंग अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस और इसकी एग्ज़ाम स्कीम हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब हम उसको सिलेबस को डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, आप लोग कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ये डिटेल ऑफ वैकेंसी पोजीशन थी, हम पहले ही बता चुके हैं कि एक सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है और ASO यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। दोनों के लिए यूनिवर्सिटी की सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री चाहिए। ये सब डिटेल्स मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो पेपर 1 की गाइज अगर हम सिलेबस की बात करें तो पहला सेक्शन है हमारा GA का जनरल अवेयरनेस, जिसमें हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा मोस्टली एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो क्वेश्चन आते हैं, जो इसके अभी हमारे पास सबसे बड़ा डाउट ये है कि हमारे क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मुझे जहाँ तक लगता है या जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो लगभग जैसा आजकल जो SSC CGL जो भी बार मेंस आया था या जो प्री के जो GS थी उस लेवल की हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, या PCS के जैसे प्री के क्वेश्चन होते हैं, मान के चलिए कि लगभग उसी तरह के क्वेश्चन हमारे आपको इस एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पता ही है गाइस कि ये हर एग्जाम की GS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर हम मॉडर्न इंडिया से अगर क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से अगर हमारे क्वेश्चन आते हैं तो वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से आते हैं, जिसमें हमारा पूरा गांधीयन इरा है, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, दैट ये सबको मिला के हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट बनता है, जिससे हमारे क्वेश्चन आने की पूरी हमारी संभावना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, यानी कि पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, 4 टर्म्स लिखी हैं इसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको सिंपल पता है कि हमारे आर्टिकल्स जो हमारा मतलब जितना हमारे संविधान की जो कंस्ट्रक्शन है उस सबके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं। दूसरे हमारा जो पॉलिटी और गवर्नेंस है, दे आर ऑल्सो सिंपल। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडीज़ हैं वो सब। सोशल जस्टिस जो है, आपको लग रहा होगा कि सोशल जस्टिस जो है एक नई टर्म है, बट ऐसा नहीं है। सोशल जस्टिस का मतलब हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, SC ST या OBCs के लिए जो हमारे कमीशंस होते हैं, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही हैं, सोशल जस्टिस के लिए काम कर रही हैं, उनसे संबंधित जो सवाल बनते हैं वो इस सोशल जस्टिस के अंडर आएंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में गाइस कुछ नहीं है, ये सिंपल करंट इवेंट्स होने वाले हैं, जो आपके करंट अफेयर्स जो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक तो ये 50 नंबर की है, तो इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, या मान के चलिए कि आपको सेंटेंस ये समझिए कि ही के साथ हैज़ या हैव लगेगा, ये भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा काम मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी 100 नंबर की GS है। ये 100 नंबर की GS अगर आप इस 100 नंबर को भी इस पर काम करेंगे, इस पर मेहनत करेंगे, तो आप अपना इंग्लिश का कोटा यहाँ से पूरा कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो फरवरी में होगा, और फरवरी में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो अब अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है तो आप बहुत मुश्किल है कि आप इंग्लिश में 0 से 1 हो जाएं। आप 0 से 0.1 हो सकते हैं, 0.10 हो सकते हैं, बट यू कांट बी 0 to 1। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये इंग्लिश का लैंग्वेज वाला सेक्शन जो होगा ये काफ़ी टफ रहेगा, क्योंकि उनकी इंग्लिश पे पकड़ उतनी अच्छी नहीं होती है। वेयर एज जो हमारे CGL की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो हमारे बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो बहुत आराम से इसको वो बहुत आराम से, उनके लिए ये हलवा है, वो बहुत आराम से इसको क्रैक करके निकल जा सकते हैं। जिन लोगों की, अगर जैसे मैं बात कर रहा था कि जिन लोगों की इंग्लिश जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो लोग इसमें कुछ सेक्शंस हैं जिन पे वो फोकस करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ये आपको सिर्फ याद करने हैं, इनका आप सिर्फ रट्टा मार के जा सकते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। एडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है वो थोड़ा टफ रहता है, लेकिन जितनी भी वोकैब का जो सेक्शन है वो अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो लगभग वो आपको
कुछ नहीं तो मतलब आपका काम चलाने लायक इतने नंबर आपको वो दिला देगा। इससे आपका ये जो पेपर 1 है ये आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। अब बात करते हैं गाइस हम पेपर 2 की। पेपर 2 जो कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का होगा। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चंस आएंगे। 25-25 के इसमें 8 सेक्शन बनाए हैं। हम सेक्शंस को डिटेल में देखेंगे कि क्या हर सेक्शन का क्या सिलेबस रहेगा और उसी तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये जो सिंपल आपकी रीजनिंग होती है, अगर हम एसएससी सीजीएल या कोई भी एसएससी का एग्जाम देखें या किसी भी एग्जाम का देखें, रेलवे का या बैंकिंग का, तो इसमें सिंपल रीजनिंग आएगी जो कि आप एसएससी सीजीएल या एसएससी के किसी भी पेपर से आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि रीजनिंग जैसे ब्लड रिलेशंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज़ है, एनालॉजी है, ये सब, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये सब जो हमारे सिंपल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं। और आप एक बात मान के चलिए गाइस, अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो वो ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, वो नॉर्मली वो सिंपल क्वेश्चन आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे वो एसबीआई के बैंक पीओ जैसी रीजनिंग पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जैसी सीजीएल प्री और जैसी सीजीएल मेंस में आपकी रीजनिंग आती है, लगभग वही लेवल आने का इसमें पूरा चांस रहेगा। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की। इसका सिलेबस हम ध्यान से देख लेते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशंस है, डेसिमल्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, फ्रैक्शंस। इसको ध्यान से देखते हैं तो गाइस हमें दिखता है कि इसमें जो एडवांस मैथ्स है, यानी कि जैसे जो सीजीएल में आता है ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा या ज्योमेट्री, वो सब नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स है। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा आराम से जो बच्चे भी सीजीएल बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी बात, जो हमारा जनरल साइंस है। जनरल साइंस हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर का बेसिक, जो कि हमारे जैसे बायोलॉजी में क्वेश्चंस होते हैं कि इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, या सेल की थ्योरी क्या है, ये सब जितने भी हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही रहने वाले हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा आपका। बस जो जनरल एक समझ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली जैसा हम सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल के लेवल की जो हमारी जीएस या जीके आती है या साइंस आती है, बेसिकली वैसा ही लगभग रहेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपसे नहीं वो पूछने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं 4th सेक्शन, जो कि है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। दिस इज बेसिकली गाइस ये क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। जैसे हमारे जो हमारी ह्यूमन इंडिया की रैंकिंग होती हैं अलग अलग इंडेक्सेस में, ये भी हमारी बेसिक ये करंट अफेयर की तरह ही हमारा इसमें रहेगा थोड़ा सा अप्रोच। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स आ गई वो इकोनॉमिक्स जो सिंपल माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उससे सिंपल ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे ही बनेंगे। लेकिन जितने भी ये इंडेक्सेस होते हैं, इनसे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारा करंट अफेयर्स का भी पार्ट बन जाता है। तो हमको एक होलिस्टिक अप्रोच से चलना पड़ेगा, सो दैट कि हमारे करंट अफेयर्स और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो हमारा सेक्शन है, हम इसको एक साथ जोड़ के पढ़ सकें। इसके बाद हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज की। तो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी पे हमारे गाइस उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे नेचुरल डिजास्टर से लेके हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, टाइगर रिजर्व्स होते हैं, उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसका पार्ट बनेंगे। ग्रीन हाउस गैसेज, ये सब भी इसी के अंडर आएंगी और इससे बड़े जनरल क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफाइड या कोई बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वो आपसे नहीं पूछने वाला है एग्जाम में। के बाद जो सेक्शन आता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये एक अलग तरह की चीज़ है जो अब तक हमने मतलब जो नॉर्मल हम एग्जाम्स देते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, एक्सेप्ट यूपीएससी के अलावा, बाकी ये चीज़ हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। और इसके बाद एक सेक्शन इसमें जो होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। ये 2 सेक्शन जो हैं ये सबसे ज़्यादा बच्चों को यही कंफ्यूज कर रहे हैं कि इनको कैसे अप्रोच किया जाएगा। तो पहले अगर हम बात करेंगे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में होता कुछ नहीं है। ये बेसिक इसमें बहुत सारे, जैसे अगर किसी ने यूपीएससी की किसी ने तैयारी करी है तो उसको पता रहेगा कि जो बहुत सारे हमारे थिंकर्स हुए हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं या बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ये जितने भी हमारे जो बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, ये अपनी कुछ फिलोसफीज़ दे के गए हैं हमको, जिससे हम उन बातों को सीख के हम समाज में क्या सुधार ला सकते हैं या समाज में हम कैसे एक अच्छा सोशल सेटअप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। इसके अगर आप नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे और उनसे आप इसको बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ये भी आपको देखने में लगेगा कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा, इसका सिलेबस बिल्कुल छोटा है, क्योंकि ये यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा जाता है ये सेक्शन, अदरवाइज किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बाद हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़े सिंपल होते हैं, जैसे रीजनिंग का ही पार्ट बन जाता है ये। बेसिकली आपको कुछ सिचुएशन दी होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा कि आप ऐसा इसमें होते तो आप क्या डिसीजन लेते। इस तरह के बेसिक इट्स लाइक सिचुएशन रिएक्शन जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसका पार्ट बनेंगे।
उसके बाद अंत में हमारा आता है कि नेशनल ज्योग्राफी। नेशनल ज्योग्राफी सिंपल इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी यानी कि हमारे जो गेंगेटिक प्लेन्स हैं, ग्रेट हिमालयाज हैं, हमारा रिवर सिस्टम है, हमारा क्लाइमेट है, मॉनसून है, हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ज्योग्राफी से जुड़ा होता है, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो इसका बेसिक पार्ट बनने वाले हैं। इसके बाद जब पेपर 1 और पेपर 2 जब आप पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका पेपर 3 होगा। पेपर 3 हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि एसे राइटिंग और प्रीसिज राइटिंग और लेटर राइटिंग होगा। बुक्स आती हैं बेसिकली जो एसे राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस हो सकती है जिससे, तो आप अगर आप डेली एक एसे भी लिख के देखेंगे तो भी आपका इतना काम चल जाएगा। जिन बच्चों की अगर लैंग्वेज पे पकड़ कमज़ोर है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, तो उन्हें अभी से लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर की स्टेज पर पहुंचेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप जो है उस वक्त इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। 2 घंटे का इसमें समय रहेगा गाइस, तो समय बहुत रहेगा। इसके बाद हमारा अगला जो सेक्शन है वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम सीपीटी बोलते हैं। ये सिर्फ एएसओ की पोस्ट के लिए है, एसओ की पोस्ट के लिए नहीं है। एसओ की पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होगा। और सीपीटी जो हमारा ये रहेगा, ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पीपीटी जो हो सकती है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी टेस्ट की जाएंगी। हमारा सबसे बड़ा डाउट इस एग्ज़ाम को लेके गाइज ये है कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे किस तरह के, या इस एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है। मैं अभी पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि क्योंकि ये एग्ज़ाम 10 साल बाद हो रहा है तो हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि अगर आपको 10 साल पहले जो क्वेश्चन आए थे उनसे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये रहे कि फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि आप खुद भी सोचेंगे कि इस लेवल के क्वेश्चंस अब आ सकते हैं, जो कि आज की डेट में कंपटीशन का जो आज की डेट में स्तर हो चुका है उस हिसाब से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसके पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से निकाले हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन है बेसिकली। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 12 बट द एवरेज ऑफ 3 ऑफ दीज इज़ 10। आप खुद सोचिए गाइज, इतना लो लेवल ऑफ मैथमेटिक्स आज के समय में नहीं पूछेगा वो। तो अगर जिस भी बच्चे को ये लग रहा हो कि वो प्रीवियस ईयर पेपर को देख के अगर उसके बेसिस पे, सोनली उसके बेसिस पे अगर वो तैयारी करने की कोशिश करेगा, तो वो उसका नहीं बनेगा वो चीज़, क्योंकि पेपर जो है वो अब इस लेवल का नहीं आने वाला है बेसिकली, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो चुका है और बहुत सारी ऐसी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के पेपर कंडक्ट कर रही हैं, और वो जिस तरह का वो पेपर ले रही हैं तो वो इस लेवल से तो बहुत ऊपर है। किसी भी सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको अपना स्तर, अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एक बात और जो मैं भूल गया शायद आपको बतानी, कि जो ये सेक्शंस हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, गाइज ये सब जो भी मैंने इसमें 8 आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए या जिसके पार्ट्स डिस्कस किए, ये सब 25-25 मार्क्स के हैं। इसमें सब में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप ये 2 सेक्शन, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आएगा कि यार इनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये भी बच्चा जो सीरियस एस्पिरेंट है इस एग्जाम के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं, तो सब लोग अगर आप इन 2 सेक्शंस को निकाल दीजिए, यानी कि आप ये 50 नंबर निकाल दे, तब भी आपका जो ये पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का। तो जो बच्चा इन 50 पे कॉन्सेंट्रेट करेगा और वो उन 200 को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं से कोई समझदारी होगी। तो मेरा मानना ये है कि आप उन 200 पे फोकस कीजिए। ये जो 50 नंबर है इसमें आपको बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगी। और अच्छी बात ये है कि इस एग्ज़ाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आपके इथिक्स में 2 मार्क्स भी आए और बाकी में आपका नंबर ठीक आ गए तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, ना कि सेक्शनल कट ऑफ होती तो शायद हमें कुछ दिक्कत होती। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो इसलिए हम इस तरह का लेवरेज ले सकते हैं, इस तरह का हम थोड़ा सा अपने आप को दूसरी चीज़ों के लिए पुश कर सकते हैं, रादर देन कि इन 2 सब्जेक्ट्स पे पूरी तरह से फोकस करने की बजाय। हैविंग सेड दैट गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस सेक्शंस को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको मैं भी कोशिश करूँगा इस चैनल पे भी, और वैसे भी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ किसी एक सेक्शन को पकड़ के ना बैठें, हम सभी सेक्शन की एक होलिस्टिक अप्रोच से अगर हम तैयारी करेंगे, क्योंकि कट ऑफ सबसे मिलके बनेगा। किसी 2 सेक्शन या किसी एक सेक्शन से आप पास हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो आपका अप्रोच ऐसा रहना चाहिए कि हाँ, बैलेंस्ड अप्रोच जिसे बोलते हैं, कि जो चीज़ों में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ उन्हें मैं और स्ट्रॉन्ग करूँ, और जो चीज़ों में वीक हूँ मैं उनमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, रादर देन कि मैं वीक से सीधा आउटस्टैंडिंग जाने की कोशिश करूँ। तो इसके बाद मैं आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा रहा था, मैथ के क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। अब मैं आपको थोड़े से जीएस के क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये हमारे सिंपल पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं जो इसका पहले जो पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने वहीं से उठाए हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए कि अंडर आर्टिकल 148 द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय। अब जो भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने अगर 4-5 महीना भी एसएससी की तैयारी करी है या उसने
कहीं से भी पॉलिटी के हल्के फुल्के नोट्स भी पढ़े होंगे, जिसको थोड़ा बहुत भी समझ होगी, वो ये आपकी स्क्रीन पे जो 4 क्वेश्चन है वो बहुत आराम से आंसर कर सकता है। तो आप ये बात समझनी, मैं ये बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर जैसा आया था उस बेसिस पे हमारा आपका पेपर बनेगा। आज के समय में पेपर का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। इतना मुश्किल नहीं रहेगा कि आप सोचेंगे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आएगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहेगा जैसे क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेवल 8 की पोस्ट है भाई, लेवल 8 की पोस्ट अगर आपको लेनी है या एएसओ एसओ बनना है तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा अपना तैयारी भी उसी स्तर की करनी पड़ती है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम इस चैनल पे हमारी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसकी जीएस से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जो पेपर 1 का सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है। तो एक एक लेक्चर्स के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए कुछ मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल बनाया जाए और ऐसा मटेरियल आपके लिए आपको प्रेजेंट किया जाए सो दैट कि आपकी तैयारी उससे बूस्ट हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। अब लास्ट में सिर्फ यही है कि कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट द लक। तो अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे, आप इस एग्ज़ाम को या किसी भी एग्ज़ाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसको अगर आप सीरियस लेंगे और रोज़ अपना एक रूटीन बनाकर उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी किस्मत कितनी भी ख़राब हो भाई, कैसा भी कुछ हो, आपका सिलेक्शन, आपकी नौकरी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप फरवरी में एग्ज़ाम है, आप ये मत सोचिए कि मैं न्यू ईयर की पार्टी करने के बाद तैयारी करूँगा, आज से ही लग जाइए। बेरोज़गारी में कोई पार्टी नहीं होती। नौकरी लगने के बाद आप जितनी मर्जी पार्टी कीजिएगा, आपको सारी दुनिया आपको आपके साथ है, मैं खुद आपके साथ पार्टी करूँगा। तो प्लीज़ अपना तैयारी में लग जाइए, अपना फोकस रखिए। इन दी एंड थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी जो आगे की जो हमारी एक जीएस की इस पर सीरीज स्टार्ट होगी, आप प्लीज़ उसके लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।